नमस्कार श्रोताओं, आज मैं श्री ओपी शर्मा सारथी जी द्वारा लिखी डोगरी लघु कथा का हिंदी अनुवाद आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ये हिंदी अनुवाद श्रीमती ब्रिज बालाजी द्वारा किया गया है और इस लघु कथा का शीर्षक है लाम। सुंदर बनी जाने वाली गाड़ी सुबह 7 बजे निकलती थी। उस समय 8 बज रहे थे। बारिश इतनी जोर से बरस रही थी मानो आकाश का तरपाल फट गया हो। मैं अकेला गाड़ी में बैठ सिगरेट फूंक रहा था। मेरा ध्यान बुकिंग ऑफिस की तरफ लगा हुआ था, जो खिड़की के शीशे से मुझे आहिस्ता आहिस्ता पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था। अचानक ही बारिश ऐसे रुक गई जैसे किसी ने जलते हुए स्टोव की चाबी मरोड़कर हवा निकाल दी हो। खाकी वर्दी पहने, लटकती मूंछों और दोहरे शरीर के ड्राइवर ने बस की खिड़की खोली और अपनी सीट पर बैठकर उसने सीट की पीठ पर लगे हुए थैले में से तौलिया निकाला और सिर सुखाने लगा। ड्राइवर साहब, और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा? मैंने पूछा। ड्राइवर अपने सामने लगे शीशे की पट्टी में से मुझे ढूंढते हुए बोला, खाली बस तो अड्डे से हम हिलाएंगे नहीं, सवारियां आ जाए तो निकलेंगे। पर अगर सवारियां नहीं आई तो? मैंने हंसते हुए पूछा। बादशाह हो, घबराइए नहीं, आपको पहुंचा देंगे, ड्राइवर ने मेरी ओर देखते हुए और मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। फिर कफ के बटन बंद करते हुए और कोहनियों को स्टीयरिंग के बीच अटकाते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गाड़ी ने एक बेसुरा सा थोड़ा लंबा हॉर्न बजाया। मुसाफिरों के उतरने और चढ़ने वाले दोनों दरवाजे खुल गए और देखते ही देखते सवारियां अपने थैले, बैग, छतरियां और सामान संभालती हुई सीटों पर आकर बैठ गईं। ड्राइवर ने एक बार फिर अपने सामने लगे हुए शीशे में देखकर सारी गाड़ी का मुआयना किया और अपनी बराबर की फ्रंट सीट की तरफ नज़र घुमाई, जहां भीगी हुई धोती पहने गोरी औरत सीट पर बैठते हुए अपना जूड़ा बना रही थी। ड्राइवर ने एक साथ 7-8 हॉर्न बजाए और साथ ही ऊंची आवाज में बोला, ये सोरा कंडक्टर कहाँ जाकर मर गया अब? मिनिस्टर की सिफारिश से कंडक्टर क्या लगा, अपने आप को ट्रैफिक मिनिस्टर समझता फिरता है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अड्डे से निकल पड़ी। मैं पीछे से उठकर ड्राइवर की पिछली सीट पर आ बैठा। ड्राइवर ने पीछे मुड़े बगैर ही कहा, बाबूजी, ये सीट लगी हुई है, खैर अभी बैठ जाइए। कोई खास सवारी है? मैंने पूछा। खासम खास। उसने पूरा मोड़ काटा और गाड़ी को चाय वाली दुकान के सामने रोककर हॉर्न बजाया। 2 अप टू डेट बाबू गाड़ी पर चढ़ आए। ड्राइवर ने उनको आवाज़ मारी। मैं सीट से उठने लगा, पर मेरे पास आते ही एक बाबू ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। वे दोनों मेरे साथ ही बैठ गए। बाबूजी, पुत्र मायाधारी कहाँ मर गया? ड्राइवर ने पूछा। आप चलो, वह बस के पीछे लटक गया है। गाड़ी तंग बाजार से निकलकर बड़ी सड़क पर दौड़ने लगी तो चुस्त पैंट और आधी बाजू वाली बुशर्ट पहने हुए कंडक्टर ड्राइवर की सीट की तरफ आया और टिकटों की गड्डियां उठाकर गिनने लगा। पुत्र मायाधारी बुआ से मिलने चला गया था क्या? ये कहकर ड्राइवर ने छोटा सा ठहाका लगाया। हाँ, वह भाई का नाम लेकर छाती पीट रही थी। कंडक्टर ने इशारे से फ्रंट सीट पर बैठी हुई औरत से पैसे मांगते हुए बोला। वैसे उस्ताद, आज कोई जंग लगी हुई थी जो तुम ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजा रहे थे? ड्राइवर ने कंडक्टर को जो कुछ कहा था वो मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरे पीछे बैठे हुए 2 फौजियों में से एक बोला, इन्होंने जंग का सिर्फ नाम सुना हुआ है, लाम देखी नहीं। एक बार युद्ध से वास्ता पड़े तो पोते पड़पोतों को भी जंग का नाम लेने से मना कर देंगे, क्यों बाबूजी? दूसरे फौजी ने मेरी ओर देखते हुए मेरे से हामी भरवाई। हाँ, जंग क्या क्या बर्बादी करती है ये लोग नहीं जानते, मैंने कहा। आप फौज में रह चुके लगते हो? पहले ने पूछा। नहीं, रहा तो नहीं, पर लड़ाई के बारे में पढ़ा बहुत कुछ है। मेरी बात सुनकर दूसरा फौजी हंस पड़ा।
इन्होंने भी सिर्फ पढ़ रखा है, युद्ध इन्होंने भी नहीं देखा। पहले फौजी ने बीड़ी निकालकर दांतों में फंसाई और बाएं हाथ से जेब टटोलने लगा। मैंने दिया सिलाई जलाकर आगे की ओर की और उससे पूछा, साथी आपकी बाजू को क्या हुआ? फौजी ने अपनी ढकी हुई दाईं बाजू से तौलिया हटाया। उसे देखकर मैं भौचक्का सा रह गया। सारी बाजू गल रही थी। वहां कलाई से लेकर कोहनी तक 30-40 बारीक सुइयां चुभी हुई थीं। ये युद्ध का तोहफा है। फौजी ने बाजू फिर से ढक ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। गाड़ी शहर से बाहर निकल आई और नहर के किनारे किनारे खुली सड़क पर फर्राटे भर रही थी। बाईं ओर सड़क के साथ साथ नज़र दौड़ाते दोनों बाबू ऊँघने लगे थे। उनको देखकर मेरी भी आंखें बंद होने लगीं। अचानक फौजी की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा सजग हो गया। वह ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, जमाले, नीचे वाली सड़क सीधी गई कान्हाचक को, दुर्गे के गांव। कैसा नर सिपाही था, बेहद हंसमुख, जोर वाला इतना कि जिस दंगल में कुश्ती लड़ा विजय हुआ, यारों का यार था। कहता था अब डिस्चार्ज होकर घर चला जाऊंगा। अकेला बेटा था माता पिता का। कहता था अब खेती करेंगे और खाएंगे, क्या रखा है नौकरी में। क्या पता था बेचारे को कि गौना लाने से पहले ही पेटेंट टैंक उसके और वो पेटेंट टैंक के चीथड़े उड़ा देगा। ओहो, उसकी लाश मैंने घसीटी थी। बस 5-7 उंगली तेल छिड़का और पल में शरीर मिट्टी हो गया। वो बोलते बोलते चुप हो गया। बाबूजी, बाल बच्चों को मिलने जा रहे हो? दूसरे फौजी ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की है, मैंने कहा। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। क्यों जमाले? फौजी ने अपने साथी की तरफ देखा और फिर मुझे सुनाने लगा। इस जमाले के साथ भी बहुत बुरा हुआ। दुश्मन के घेरे में फंस गया था। उन्होंने इसको पकड़ लिया। कितनी देर तक इसका अता पता नहीं लगा। यूनिट वालों ने इसका किट बिस्तर इसके घर वालों को पार्सल कर दिया। इसका सामान देखकर इसकी पत्नी पगला गई। कितने ही दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही। अब बेशक वह घर लौट आई है, पर इसको पहचानती तक नहीं, सिर्फ चिल्लाती रहती है, हाय जमाले, हाय जमाले। मैं कौन सा साबुत वापस आया था जो उसको खुशी होती, वो मुझे पहचानती। दूसरे ने अपनी बैसाखी संभालते हुए कहा। ये भी आपके साथ ही घायल हुए थे? मैंने पूछा। सिर्फ घायल? पहले फौजी ने हंसते हुए कहा। हम दोनों तो जन्म जन्म से एक साथ रह रहे हैं, रमाला और जमाला, रमाल सिंह और जमालदीन, युगों युगों के साथी, एक ही गांव के रहने वाले, इकट्ठे खेले, इकट्ठे जवान हुए, इकट्ठे भर्ती हुए, इकट्ठे ही मोर्चे पर लड़े और इकट्ठे ही हमारा मेडिकल बोर्ड हुआ। मेरी बांह पर जहर निकल आया और फिर ठीक ना हुआ। इसका दायां पैर डॉक्टरों ने काट डाला। उसने जमाले के पैरों की तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। मैंने एक सिगरेट खुद जलाई और एक एक उनको दी। हम तीनों अब अपने अपने दिमागों में कुछ सोच रहे थे। ये गर करती बांह, ये कटा हुआ पैर, सड़ती लाशें, जलते हुए शहर और गांव। मेरी आंखों के आगे बेहद डरावने दृश्य घूम रहे थे। और फिर खामोशी टूट गई। यार रमाले, जमालदीन बोल रहा था, दुनिया का हर आदमी लड़ने से इनकार क्यों नहीं कर देता? रमाल सिंह उसकी बात सुनकर हंसने लगा। मूर्ख, अगर हर कोई लड़ने से इनकार कर देगा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? जमालदीन ने पूछा। होगा ये कि दुश्मन जीत जाएगा। ओ मूर्ख, इस हालत में कौन किसका दुश्मन होगा? रमाल सिंह जमालदीन की अक्ल पर हंस रहा था। गाड़ी ने 5-7 झटके लिए और रुक गई। कंडक्टर ने मुंह में पड़ी हुई सीटी बजाई। जाड़े में उतरने वाले जल्दी करो। जमालदीन ने बैसाखी संभाली और लंगड़ाते हुए गाड़ी से उतर गया। दिवाली पर ससुराल जा रहे हो? बैसाखी कहीं पहले ही छोड़ जाना। रमाल सिंह की बात सुनकर जमालदीन ने दांत भींच लिए
और फिर अपनी लंगड़ी टांग की तरफ देखकर मुस्कुराने लग पड़ा। कहे तो बच्चों उठाकर छोड़ाऊं? रमाल सिंह ने फिर व्यंग्य किया। इस बात पर जमालदीन ठहाका मारकर हंसा। तूने मुझे उठाया और मैं पहुंचा। कंडक्टर ने सीटी मारी। हमारे देखते ही देखते सड़क के किनारे खड़ी फसल ने जमालदीन को छुपा लिया। कितनी आबरू वाला है, टांग कट गई है पर अकड़ वही पहले सी, अभी भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, कहकर रमाल सिंह ने कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, कंडक्टर साहब, सामने पुली वाले मोड़ पर मुझे भी उतार देना। और फिर अपना थैला संभालने लगा। तो ये थी दोस्तों कहानी लाम। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।